माई सेल्फ ममता, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 9, इसका तीसरा पार्ट। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा था कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो 2 लड़कियां थी वो मार्केट कर रही थी। मार्केट में उन्होंने दुकानें देखी, कपड़े की, शॉपिंग मॉल, ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से देखा कि शहर में आजीविका कैसे कैसे तरीके से हो सकती है, ठीक है। मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर एक कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे के एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। अब निर्मला कौन थी? एक कपड़े निर्यात किए जाते थे जहाँ पर वो क्या करती, उस कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे। उस कंपनी में वो काम करती थी। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ ज़्यादा रहता था क्योंकि गर्मियों का टाइम था, तो इस वजह से गर्मियों के कपड़े, तो इसलिए वो दिसंबर से लेके अप्रैल तक उसके पास क्या था कि काम का बोझ ज़्यादा रहता था। अक्सर वह 9 बजे काम शुरू करती थी और रात को 10 बजे तक काम से निपट पाती थी। कई बार और भी देर हो जाती थी। वह हफ्ते के 6 दिन काम करती थी। जब काम जल्द हो जाता था तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता था। क्या कि जब क्या होता था कि 6 दिन, तो जब काम जल्दी का होता था तो क्या था, उन्हें इतवार को भी काम पर जाने का पड़ता था। यानी कोई ऑर्डर आते हैं तो जल्दी देने होते हैं तो क्या करते हैं, उनका संडे का छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है, जिससे वो संडे को भी काम पर जाते हैं। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते थे और अतिरिक्त 40 रुपये देकर काम करने का मौका मिलता था। जून तक काम ख़त्म हो जाता था तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते। 40 रुपये देकर काम करने का मिलता था। जून तक काम खत्म हो जाता था तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते थे। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता था। पर तब आना होता था जब मालिक को ज़रूरत होती थी। उसको रोज़गार तभी मिलता था जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता था या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता था। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता था। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती थी। अगर कारीगरी अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता था। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करवाने की उम्मीद भी रखी जाती थी। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करंगों को, यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते थे। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से ही मिलती थी। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से
पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा था कि देर ना हो इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया। उसने जब हम बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। किसने? ऑटो रिक्शा ने। ठीक है। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर से बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। यह लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्या पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे ये उम्मीद रखती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। अब वो क्या है? वो स्थायी है। ठीक है। तो उनको कुछ कंपनी की तरफ से फ़ायदे भी दिए जाते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर वह पैसा मिलेगा। जब नौकरी से वो हट जाएंगी तो क्या होगा? उन्हें वो पैसा मिलेगा। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियाँ भी मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी है उनके परिवारजनों का इलाज का खर्चा उठाती भी है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी दे दी जाती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाल दिया जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ जब मौसी की कार में थकी मादी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आ गया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और उन्हें शहरी जीवन से बनाए रखता है। तो वो क्या कह रही है? उसने शहर में आके क्या देखा कि यहाँ पर जो है लोगों का जीवन इतना बिजी है, व्यस्त है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे से काम के जरिए बंधे हुए हैं, जिससे वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब महानगर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदता है। बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एवं केंद्रीकृत दफ्तर हैं जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उन्हें अलग अलग खाने बने होते हैं। वह कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ के भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो चलिए, यह पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा है कि शहरों में आजीविका के साधन कई सारे हैं। कोई इंसान रिक्शा भी चला सकता है,
सब्जियां भी बेच सकता है, अपना मेडिकल भी खोल सकता है, अपना रेडीमेड क्लोथ की दुकान भी डाल सकता है, अपना हर एक जगह से वो कि आजीविका के साधन को अपना सकता है। तो इस जरिए से वो शहर में अपनी आजीविका को आसानी से और अपने परिवार का आसानी से पालन पोषण कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये 3rd पार्ट भी ख़त्म होता है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।